नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे, समीक्षा करेंगे दरअसल बिहार और 30 साल कैसे रहे हैं, इस विषय पे मेरे साथ समीक्षा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं परिचय शेफाली जी, इट्स करवाती हूँ नॉट सबसे ऑडिबल, पहले। सुन नहीं पा रही मैं आपको। जी मैम। समीक्षा बिहार के 30 साल, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। मेरे साथ मेहमान जो मौजूद है, मैं उनसे आपका परिचय करवाती हूँ। शैलेंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, जी मीडिया बिहार झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। मेरे साथ प्रेरणा मैम है, अभी जुड़ेंगी। मैं आपसे समझना चाहूंगी शैलेंद्र जी, पिछले बीते 30 वर्षों में बिहार की तस्वीर जो हमारे सामने है, आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव या सुधार हुआ है, विकास हुआ, और हुआ तो कितना हुआ है, क्या कुछ अधूरा है जिसे बदलने की जरूरत है? देखिए, जहां तक विकास की बात करेंगे, क्योंकि जीवन तो बढ़ने का नाम है और इसी तरह से बिहार भी अपना बढ़ा है और हम लोगों ने जो देखा है और जो सर महसूस किया है। सर एक मिनट, प्रेरणा जी आप सुन पा रही हैं? जी जी जी, बिल्कुल, अब मैं सुन पा रही हूँ जी। जी जी, मेरे साथ समीक्षा बिहार और 30 साल जो कार्यक्रम है आज, इसमें मेरी मेहमान है प्रेरणा कुमारी, अधिवक्ता एवं समाज सेविका है पटना से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। थैंक यू शेफाली जी। तो जी सर, मैं तो आपसे मैं ये समझना चाह रही थी कि बिहार की तस्वीर। जी सर। देखिए, कई कई चीजें हैं, कई बदलाव हुए हैं। अगर कहेंगे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक में अच्छाइयां भी रहती हैं तो बुराइयां भी साथ चलती हैं, क्योंकि जब दिन होता है तभी रात होती है। तो ये इस चीज को समझने की जरूरत है। और जिस तरह से चीजें बदली हैं, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं, या कहाँ थे हम 90 के दशक में, फिर आज जब 2020 में हम ये बात कर रहे हैं, तब क्या स्थितियां हैं, देश कहाँ पहुंच गया है, समाज कहाँ पहुंच गया है, विश्व कहाँ पहुंच गया, और इसमें हम कहाँ खड़े हैं, इसकी समीक्षा करने की जरूरत होती है। क्योंकि आज आप ये देखिएगा कि आज से अगर हम 10 साल पहले बात करते हैं, 15 साल पहले बात करते हैं, तो हम लोग जिस तरह से कनेक्ट होकर बात कर रहे हैं, या कहें कि इस लॉकडाउन के पहले शायद इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की चर्चाएं नहीं होती थी। लेकिन अब ये बदलाव है जिसको हम महसूस करते हैं, जिसमें हम लोग अब जी रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसी चीजें हैं। हमेशा कोई चीज होती है, वर्तमान पे ही भविष्य बनता है। तो हम ये कहेंगे कि आज की बिहार की जो तस्वीर है, पिछले 10-15 सालों में जो चीजें हुई हैं, उसको परिलक्षित करती है। लेकिन उससे पहले जो चीजें थी, वो उस समय की क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी, और किस तरह से चीजें आगे बढ़ी। तो इस पूरे नजरिए से समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज सुनी हुई है कि ग्लास आधा खाली है और आधा भरा है। तो आगे हम देखते किस तरह से हैं, और हम एक चीज और कहना चाहें कि हम आलोचनात्मक कम रहते हैं। हाँ, हमारा नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, और उस पॉजिटिवनेस में अगर चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजें आगे चल रही, हाँ, वहां पे क्या चीजें होनी चाहिए, इस पे जरूर समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि आज हम ये बात करते हैं कि जब बिहार की जो विकास दर है वो डबल डिजिट है, लगातार जो सरकार चल रही है वो कर रही है, और उसका एक अपना वो है कि हमने 2.25 लाख करोड़ का बजट कर दिया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन उसमें खर्च कितना होता है, सवाल ये भी है। फिर सवाल ये भी है कि हम जहां पर होना चाहिए, बिहार को होना चाहिए, वहां क्या हम हैं। विशेष दर्जे की मांग होती है बार बार कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। तो क्या उस दर्जे पर, या कि विशेष पैकेज है, तो वहां पर क्या हो रहा है, उस फ्रंट पे क्या हो रहा है। तो तमाम बातें हैं, तमाम चीजें जिन पे विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, विस्तार से बातें हो। अगर बिहार को देखना तो समग्र रूप से देखना चाहिए, क्योंकि बिहार की मेधा की बात होती है। हम लोग देखते हैं किस तरह के बिहारी मेधा जो है वो देश में नहीं दुनिया में अपना डंका बजा रही है। तो ये भी एक अपना जो एक कहें कि मानव संसाधन है, जो हमारे यहाँ के युवा हैं, जो हमारे यहाँ की ये कहें कि सोच है, जो जिजीविसा है,
जिसमें हम लोग पढ़े बढ़े हैं और जिसमें आगे बढ़े हैं, और उसने हमको इस लायक बनाया है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहते हुए, चाहे देश में रहे, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहे, चाहे जिस परिस्थिति में रहे, हम अपने आप को ढाल लेते हैं और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा बड़ा फैक्टर है हम लोग के साथ, बिहारियों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, हर परिस्थिति में खुद को ढाल कर और कैसे आगे बढ़ते हैं। तो तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसी चीजें, हाँ कई सेक्टर्स हैं जिनमें हम अभी बहुत पीछे हैं। अगर हम बिहार की बात करें, पिछले 15 साल की जब से नीतीश कुमार की सरकार, या कहें सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की जो सरकार, राबड़ी देवी की सरकार थी, अगर हम 30 साल के कालखंड को देखेंगे तो यही स्थितियां हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जब 1984 के बाद जब राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बने थे, और उसके बाद जो स्थितियां बनी थी, जो पूरे देश में एक दौर आया था कि मिली जुली सरकारें बनी, मिली जुली सरकारें हुई, और उसमें किस तरह से पूरे देश ने इसको झेला और देखा। तो ये भी एक स्थिति है कि किस स्थिति में हम लोग उस समय गए। लेकिन अगर खास तौर पर बिहार की बात करें, तब की स्थितियां काफी खराब थी, क्योंकि हम लोग जो उदारीकरण का दौर था उस दौर में नहीं थे। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ 1995 के बाद, और या कहें कि 2000 के आसपास, तो उसके बाद जो बदलाव तो वो होने शुरू हुए। कई सेक्टर्स अभी हम ऐसे हैं, अगर हम शहरीकरण की बात करें, बिहार में शहरीकरण बहुत कम है, और शहरीकरण शहर की सुविधाएं हम देखें तो एक हम बहुत मूलभूत सवाल चाहते हैं कि किस तरह से बिहार में जो है अभी तक ये मानसिकता हम नहीं बदल पाए हैं। बड़े बड़े महानगरों से अपनी करते हैं, या कहा जाता है कि अगर राजधानी पटना है तो वो धीरे धीरे विकास की रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि मूल जो सुविधाएं होती है, अगर कोई व्यक्ति कहीं घर बना लेता है तो पहले उसका होता है कि घर बना लेगा तो उसका रास्ता भी हो जाएगा, वहां बिजली भी आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा सिद्धांत है। अगर और कहीं हम देखें, डेवलपमेंट का मॉडल ये होता है कि पहले बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था होती, तब वहां घर बनता है, नक्शा पास होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, पहले घर बन जाता है, बाद में आती है, पानी आती है, और पानी आता है, सड़क आती है, कि वो अपने आप हो ही जाएगा। अगर हम कहने लगे तो रास्ता मिल ही जाएगा। पिछले साल की हम लोग बात करें कि किस तरह से पूरे पटना को त्राहिमाम करना पड़ा था, और उस समय सरकार की कहा कि ये जो जंगला क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है, उस क्षेत्र में तो हम क्या करेंगे। 100 से ज्यादा कॉलोनियां को निकलना मुश्किल था। आखिर ये स्थितियां क्यों बनी? क्या हम लोगों को इस पे विचार नहीं करना चाहिए? इस पे हम लोगों को वो नहीं होना चाहिए? तो ये तमाम ऐसे सवाल है, तमाम ऐसी चीजें। लेकिन अगर इसके उलट दूसरी चीजों को हम लोग देखें तो तमाम बदलाव भी हुए, अच्छे बदलाव हुए, सकारात्मक बदलाव हुए। और अगर मानव संसाधन की, मानव विकास की बात करें तो उसमें तमाम ऐसे पैमाने हैं जिन पे हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं जो बदलाव एक सतत प्रक्रिया होती है, उस पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और शायद आने वाले समय में कुछ परिवर्तन जो है, बड़ा परिवर्तन, वो देखने को मिले। परिवर्तन देखने की उम्मीद है, आप कह रहे हैं। मेरे साथ प्रेरणा जी हैं। प्रेरणा जी, कानूनी सलाह की हम सबको जरूरत होती है। आप कानूनी सलाहकार, अधिवक्ता हैं, सामाजिक आप समाज सेविका भी हैं। तो सवाल मेरा आपके लिए है कि अपराध, खासकर महिलाओं का अपराध, क्या लगता है, ग्राफ बढ़ा है या सुधार हुआ है? क्या कहेंगी? बिहार की मैं बात कर रही हूँ, आप बिहार की बेटी हैं, पटना से हैं, और सरकार कितना इसमें विकास कर पाई है, सुधार कर पाई है, क्या, किस तरह से आप देखती हैं? जी प्रेरणा जी। सुपारी जी, बिहार की बेटी आपने कहा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बिहार से हम सभी जुड़े हैं, और हम सभी को मालूम है कि बिहार की स्थिति कैसी है अब और पहले कैसी थी। जहां तक सवाल है आपको, अगर हम क्राइम ब्यूरो की बात करते हैं कि ग्राफ कितना बढ़ा है, कितना घटा है, तो मैं इसमें पिछले जब लालू यादव जी का राज हुआ करता था, तो मैं उस समय से इस बात को लेना चाहूंगी। अगर आप उस समय देखें कितने एफआईआर आपको फाइल होते थे, अपराध होता था, उसका पता तक नहीं चलता था, वो गया उसके बारे में बात तक नहीं हो पाती थी, किसी को पता तक नहीं चलता था। आज की तारीख में ये है कि जो महिलाएं हैं वो साक्षर हुई हैं। आप देखिए तो साक्षरता दर हमारा बढ़ा है बिहार में।
साक्षर हुई हैं, वो अपने लिए आवाज उठा पाती हैं। अगर कोई अपराध उनके साथ होता है तो उनको पता है कि कहाँ तक जाके कैसे बोलना है, क्या बात करनी है। आजकल महिला थाना बन गया है, महिला थाना में जाके वो अपनी रिपोर्ट करा सकती हैं। तो अगर उस हिसाब से देखिए तो ये जो अगर दर बढ़ा हुआ दिखाता है तो वो एक तरीके से ये है कि सब में अवेयरनेस है, और अगर कोई चीज होती है तो वो जाकर अपनी बात वहां पे रख सकते हैं। अब काफी महिलाएं भी आपको अगर देखी तो पुलिस सर्विस में आ गई हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए इस मामले में तो मुझे लगता है कि अगर अपराध दर की बात की जाए तो पहले की अपेक्षा भले ही लोगों में अवेयरनेस है तो वो ज्यादा से ज्यादा जाकर अपनी बातों को बताते हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा आई मस्ट से, जो आपको मैंने पिछली बार भी कहा था कि हाईकोर्ट ने खुद कहा था कि जंगल राज चलता है, तो जंगल राज से बेहतर अभी के हालात है। बेहतर हालात हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने बहुत कुछ ऐसी घटनाएं देखी सुनी है। तो क्या आपको जी। लगता है कि सरकार की जो उदासीनता है, या उनके हाथों में कमान नहीं है, या वो अपराधी जो अपराधी हैं वहाँ कमजोर जी हो रही है सरकारी तंत्र या प्रशासन? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली क्या है, वही बात है, इम्प्लीमेंटेशन हर जगह बहुत जरूरी होती है। कानून बन जाते हैं लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी होता है। जहां तक आपने कहा कानूनी तंत्र और ये सारी चीजें, तो हर चीज में मैंने कहा था, ये पिछले बार भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हर चीज के लिए एक ना जागरूकता होना बहुत जरूरी है। जब तक जागरूकता नहीं होगी हम समझ नहीं पाएंगे और उस चीज को लेकर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो मैंने बताया कि पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो महिलाएं काफी हद तक साक्षर हुई हैं, उनको पता है कि उनके राइट्स क्या है, तो वो आ रही हैं। लेकिन कानून तंत्र की जहां तक आप बात कर रही है, सही बात है, मुझे लगता है कि जो कानून में लोग हैं, जो कानूनी तंत्र है, वहां भी अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्हें भी ये बहुत बताना है। बहुत जरूरी है। जी, उन्हें भी बताना बिल्कुल। है कि आप जाइए, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीट कांस्टेबल होते हैं आपको, जो हर एरिया के हिसाब से बटे हुए होते हैं, ठीक है। आपको पता होता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें क्राइम ज्यादा हो सकता है या होता है। आप वहां पे, आपकी अब पूरी टीम होती है, इवन आपको लीगल टीम होती है, आपको पुलिस में लेडीज होती हैं उनकी टीम होती है। आप 4-5 ऐसे लोगों की टीम बनाइए, हर घर में जाके कोशिश कीजिए, एक टाइम बना लीजिए, वीक के कुछ केस बना लीजिए और वहां जाके उनको उनके राइट्स के बारे में बताइए, ताकि वो जान सके कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो कहाँ आकर रिपोर्ट कर सकती हैं। जीरो बिल्कुल FIR है, बिल्कुल। कितने लोग जानते हैं जीरो FIR के बारे में? तो जीरो FIR का प्रावधान है, तो कानून तो बहुत बन गया है। अगर सच पूछा जाए तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए तो कानून मैम, बहुत है। मैं यहाँ पे इसलिए आपको रोक रही हूँ, मैं ये मेरे जी मन में ख्याल आ रहा है, सवाल है जी कि क्या जी जीरो FIR की आप बात कर रहे हैं तो FIR जी करने से भी डरती है महिलाएं या परिजन, या ऐसे स्ट्रक्चर है हमारी जो संरचना है समाज की या सोच, वो या बदलाव की भी बात कर रही है, लेकिन क्या एक बात ऐसी कि पुलिस भी नहीं सुनती, मतलब ये जब FIR के लिए जाती है महिलाएं, तो क्या है कि मतलब कई बार देखने को मिलता है कि डर से एक खौफ होता है, एक बहुत सारी जद्दोजहद होती है जिसकी वजह से भी वो और नहीं जाती हैं, और मामला वहीं का वहीं जस का तस हो जाता है फिर। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्व रखता है अगर आप मुझसे पूछें तो, क्योंकि इसके पीछे इतनी सारी चीजें हैं। अगर मैं आपको बताना शुरू कर शेफाली जी तो मतलब मोर देन एन आवर्स लगेगा, क्योंकि बहुत जब बुरा आप, लगता है जब जब जी मैम बिल्कुल, आप बैठे हैं, बहुत बुरा लगता है। मैं ये अपने दिल की बात कह रही हूँ कि ये जब FIR ही नहीं होगा और जब बिल्कुल मैं पुलिस भी बताती ऐसा हूँ ढुलमुल जी रवैया जी होगी, तो जी। कहाँ से आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। सरकार तो हर बहुत घर सही में कह देखने रही नहीं हूँ, जाती है जी। बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ, वही कह रही हूँ। क्या डेट होती है, देखिए, एट लास्ट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सब इंसान जी। ही है, सब में कमी और अच्छाई होती है। मुश्किल ये है, वही हम्म। बात बोलते हैं ना कि आप जब पुलिस में भी आते हैं या किसी भी, या आप हम्म। जज बनते हैं या कोई भी चीज होता है, तो उससे हम्म। पहले एक ट्रेनिंग होती है आपकी, ठीक है। उस ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती को है, हाँ। आप किस, हम्म। उस ट्रेनिंग को आप बिल्कुल किस तरीके से जज करते हैं? आप उसको पैसे कमाने के लिए करते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए करते हैं, या देश की सेवा के बिल्कुल लिए, समाज की सेवा के लिए करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अगर मैं इसमें डीप जाऊं, आपको बताऊं, तो थोड़ा सा टाइम लूंगी मैं इसे बताने के लिए, क्योंकि आपने जीरो बिल्कुल FIR बिल्कुल। और क्वेश्चन उठाया है। हम्म। क्या होता है हम्म। कि शहर के लोग, अगर मैं आपको बताऊं, शहर के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। इवन कि इस शहर में आप खुद भी देखती होंगी कितने वीडियो वायरल होते हैं कि महिलाएं ही थानेदार को पीट रही होती हैं या उनसे जी। आपको कर रही होती हैं इस तरीके से, क्योंकि इन्हें पता है कि क्या हम्म। है नहीं है।
तो इसमें एक प्रॉब्लम और आई है कि जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हैं वो तो गलत चीजों के लिए भी पहुंच जाती हैं FIR लिखवाने के लिए, जिसका मिसयूज ऑफ लॉ जो कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल 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 सही। लेकिन जिनके साथ सही में हो रहा है, जो गांव की महिलाएं हैं, जो लेबरर हैं, जो खेतों में काम करती हैं, जिनके ऊपर काफी लोगों की नजरें रहती है, देखिए ये सब छिपी हुई बात तो है नहीं, सच्ची बात है, ठीक है। लोग उनके साथ छेड़खानी करते हैं इस तरीके से, जिनको पता नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। और अगर ऐसे हालात में उनके साथ कुछ हो जाता है और उनके पेरेंट्स या वो खुद जाती हैं वहां पे, तो एक चीज और है कि पुलिस वालों के साथ ये होता है कि उनको ये दिखाना होता है कि उनके इलाके में क्राइम कम है, ठीक है। तो वो पहले तो जल्दी, वो पहले जल्दी FIR फाइल करना ही नहीं चाहते, कोशिश करें कि सेटलमेंट हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए कि ये मामला बाहर ही आउट ऑफ, मतलब बोलते हैं ना पुलिस स्टेशन, ये दब जाए, मामला दब जाए, मामला दब जाए, हो जाए, मतलब बोलेंगे तू भी पैसे दे दो और चलो ये काम खत्म करो, देखो लड़की जाते हैं, मतलब उसको पहले समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दबाने की कोशिश करते हैं, इज्जत का मामला, सम्मान का मामला, पहले वो समझाने की कोशिश करेंगे। जब वो नहीं समझेंगे परिवार वाले और दूसरा पार्टी रसूख वाला होगा, तो शायद कहीं ना कहीं दबाने की भी कोशिश करेंगे। और उसमें सिर्फ पुलिस वालों का नहीं होता शिफाली जी, उसमें जो आपका प्रधान होता है, ठीक है, उस गांव का, या जो पंचायत के लोग होते हैं, फिर आपको वहां पे अगर देखिए तो दलित, महादलित, स्वर्ण, ये सारे चीजें, बहुत जाति समीकरण भी बनने लगती है, तो बहुत चीजें ऐसी होती है। अब लेकिन ये सारी चीजें ऐसी है जो आके कहीं ना कहीं चीजों को, जो चीजें खुल के आनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, वो जिस ड्यूटी के लिए वहां ड्यूटी बाउंड है, जिस चीज के लिए वो बैठी हुई है, उसको अपना काम करना चाहिए, उसको लड़की का मेडिकल कराना चाहिए, लड़की का FIR दर्ज करना चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में आके बोलना नहीं चाहिए, प्रेशर में आते हैं, कहीं ना कहीं भी रहती है, बहुत सारी चीजें, पॉलिटिशियन का दबाव हो गया, प्रधान का दबाव हो गया, की बात हो गई, तो बहुत सारी चीजें देखिए ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि FIR दर्ज नहीं होती। और कई बार ऐसे मेरे पास भी कितने बार फोन आए हैं, मैं बताऊं आपको, कि दीदी मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ, जैसे मेड वगैरह होती है, उनके बच्चे होते हैं, दीदी मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ, SHO से बात कर लो जी, थानेदार से बात कर लो। तो ये चीजें सही है, गलत नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन इस प्रणाली को भी बदलने की बहुत जरूरत है। मैं आऊंगी आपके पास, मैं समझना चाहती हूँ, पॉलिटिकल एडिटर है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं शैलेंद्र जी। 1952 तक बिहार देश का सबसे सुशासित राज्य था, और इसी बिहार का जो 270 ईसा पूर्व में मगध के नाम से जाना जाता था, सम्राट अशोक ने प्रशासन प्रणाली, एक ढांचा विकसित किया था। आज भी ये बहस का मुद्दा है कि क्या सम्राट अशोक ने ही आधुनिक खुली अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। कितनी सच्चाई है इसमें, और किस तरह से देखेंगे इनको? देखिए, बिहार में एक चीज कही जाती है, बिहार में एक चीज कही जाती है कि अगर भारत का इतिहास पढ़ना है तो बिहार का इतिहास पढ़ लीजिए, बिहार का इतिहास ही वस्तुतः भारत का इतिहास है। तो वो तो एक समृद्धशाली हमारा गौरव है, हमारा अतीत है, जिसपे हम अपने को नाज कर सकते हैं, और जिसकी बात आप कर रही। लेकिन हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, आखिर हम कहाँ पर हैं आज? क्योंकि ये कहा जाए कि विकास के पायदान में हम कहाँ पे हैं, पता चलता है कि सबसे नीचे की तरफ से 1-2 नंबर पे हैं। तमाम ऐसी स्थितियां अगर बात की जाती है सर, मैं इसलिए इस चीज की चर्चा कर रही हूँ क्योंकि अभी की जो बिहार की हम बात कर रहे हैं, अभी की जो अर्थव्यवस्था का दर है, या जो भी नौकरियां हैं, जो भी कुछ है, उसके संदर्भ में ये मेरे दिमाग में ये बात आ रही है। इसलिए मैं आपसे ये चर्चा कर रही हूँ कि क्या कुछ है। 1990 के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से बदल भी गई थी, और अभी की जो अर्थव्यवस्था है, ये सब कुछ इसमें आती है, बातें आती हैं। जी सर। बिल्कुल आती, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा, बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति बदली थी 1990 के आसपास। पूरे देश में स्थितियां चेंज हुई थी, और उसमें बिहार भी है। बिहार एक बड़ा स्टेट है, और ये कहें कि लैंडलॉक स्टेट है, जहां पर बड़े उद्योग लग नहीं सकते क्योंकि समुद्र नहीं है यहाँ पर। ये बात होती है। और एक बड़ी विडंबना जो हुई थी जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद जिस ऐतिहासिक भूल को कहा जाता है बिहार किस वजह से पिछड़ा, क्योंकि भाड़ा सामान्यकरण की नीति लागू हुई, केंद्र सरकार ने लागू की,
उसकी वजह से बिहार पिछड़ा। यहाँ पर जितने मिनरल्स थे, कोयला था, जिसपे आज की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वो बिहार से ही जाता था। झारखंड का जो इलाका है, अब तो स्टेट अलग हो गया, लेकिन उस समय बिहार में ही था और यहीं से सब चीजें आती थी। अगर 1 किलोमीटर ले जाना है तब भी उतना ही किराया पड़ेगा, अगर 1000 किलोमीटर ले जाना है तब भी उतना ही किराया पड़ेगा। तो एक बड़ी विडंबना थी बिहार का, उसका कोई इंसेंटिव नहीं मिला, बिहार को कोई चीजें नहीं मिली। तो उद्योग वहां लगे जहां पर समुद्र है, जहां पर बड़े शहर हैं, और उनके जो तमाम मुख्यालय थे, अगर यहाँ पे कुछ बिहार में लगता उस समय, तब चीजें बनती। लेकिन बिहार के साथ वहीं से एक ऐतिहासिक गलती हुई, जिसकी वजह से आज जो स्थितियां बनी, ये कोई एक दिन में नहीं होता है। बनने और बिगड़ने का खेल तो एक दिन में हो सकता है कि कुछ देर में कुछ चीजें हो और बिगड़ जाए, लेकिन बनने की जो प्रक्रिया होती है सतत प्रक्रिया होती है। और वो चीजें जब गड़बड़ हुई, तो अब अगर मान लीजिए हम बिहार को बनता हुआ भी मान लें कि किस तरह से डबल डिजिट में जो ग्रोथ है वो चल रही है, और बिहार में नौकरियों की बात करें, क्योंकि बात तो साफ है कि अब बहुत स्तर पे कहा जाए कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी किस तरह से जॉब जो बदला है, किस तरह से परिस्थितियां बदली हैं कि जो लोग वहां भी भर्ती होते हैं, जो लोगों को वहां भी काम मिलता है। तो अब अलग अलग कैटेगरी बन गई है। अब कोई सरकारी बहुत नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि तमाम जो ये कहें कि जो मानदेय वाली नौकरियां हो गई, वेतन वाली नौकरियां नहीं रह गई हैं। अब इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है विभिन्न तबकों का, चाहे शिक्षकों का मामला हो, चाहे और जो वर्ग है उनका मामला हो। तो ये अभी की जो स्थिति है, अभी की जो परिस्थिति है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, शिक्षकों का मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने अपनी स्थितियां बताई कि हमारी ये हद है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, सरकार जो कह रही है वो ठीक कह रही है, आप लोगों को जो एक परिस्थिति बनी है उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। तो तमाम चीजें हैं। लेकिन आप ये बात कर रही कि जो कहें कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस चुनाव में। हम लोग चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं और ये कहा जा रहा है कि बड़े बेरोजगारी का एक बड़ा क्षेत्र बिहार में, यहाँ पर युवा जो आबादी है, बड़ी आबादी है, और ये कहें कि दुनिया के जो सबसे ज्यादा आबादी के घनत्व वाली जगहें हैं देश में, उनमें बिहार प्रमुख है। अगर इतनी ज्यादा आबादी, बात है कि वहां बड़े उद्योग भी नहीं है और बड़ी चीजें भी नहीं है, तो छोटे छोटे प्रतिमान, छोटी छोटी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जिनको बढ़ाकर, अगर एक चीज गांधी जी कहते थे, जो ग्राम स्वराज की बात करते थे कि छोटे छोटे जो प्रतिमान अगर गांवों में स्थापित करते हैं। हमने एक देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बने थे तो 2005 के बाद वो हर जिले में कोई ऐसी जगह पर जाते थे जिसके लिए वो जिला प्रसिद्ध था, जिसके लिए वहां जाना जाता था, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट मंत्री हो, चाहे वो कोई खेती करने वाला आदमी हो, चाहे वो कोई फल लगाने वाला आदमी हो। मतलब इस तरह की तमाम स्थितियों को हमने देखा था। और उसके बाद देखा था किसान चाची जैसी, अभी हाल ही में जो आए थे भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान चाची के पास गए थे, और वो एक महिला है जो समाज के लिए मिसाल है। हमने उनके साथ भी मंच से किया, तो हमने कहा था सर मैं यहाँ पे आपको इसलिए रोक रही हूँ कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हमारी चाची हैं, किसान चाची, तो चुनाव के वक्त ही याद आती हैं, पहले क्यों नहीं याद आती? नहीं, ऐसा नहीं है। और किसान चाची की स्थिति यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पूरे समाज को बदला है। जब वो एक प्रतिमान बनी, जब पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए उनके यहाँ और ये पता चला कि ये महिला है, इस तरह का संघर्ष इन्होंने किया है और किस तरह से उन्होंने खुद को बनाया है, तो आसपास के जो गांव थे वहां के महिलाओं की तस्वीर बदली। चूंकि मैं उस इलाके में रहा हूं और मैं जानता हूं, ये ठीक है कि राजनीतिक दलों की अपनी चीजें होती हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, हमको उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये भी है कि अगर उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता तो पद्मश्री जैसा जो सम्मान है एक देश के जो सर्वोच्च सम्मानों में शामिल है, वो कैसे मिलता। और आसपास आज बात कर रहे हैं तो वो पूरे देश में तमाम ऐसे जो कहें कि हाट बाजार या कहें कि तमाम ऐसे जो खाने पीने के जो वो लगते हैं, कहें कि मेले लगते हैं, वहां पर वो जाती हैं, उत्पाद होते हैं वहां प्रदर्शित होते हैं। तो एक बड़ा उनको वो मिला और उसी की वजह से उनके आसपास के जो गांव उनको काम मिला। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात। और अगर ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को हम लोग प्रमोट करें या ऐसे ही प्रतिमान बने तो हमको लगता है स्थितियां बहुत बदलेंगी। और बहुत जो होता है कि बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ी हुई है और लोगों को अभी हम लोग जो देख रहे हैं, जो वर्तमान परिस्थिति है,
इसमें तो आप देखेंगे कि किस तरह से लोग जो आए थे लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि हम लोगों ने उस दौरान रिपोर्टिंग भी की थी, कहाँ से लोग आ रहे थे। ऐसा कोई कहें कि देश का बड़ा जिला नहीं है, बड़ा कहें कि शहर नहीं जहां से लोग नहीं आ रहे थे और परेशान होकर आ रहे थे, परेशान हाल में आ रहे थे। कोई ट्रक में बैठ के आ रहा था, कोई पैदल चल के आ रहा था, किसी की अलग अलग कहानियां थी, तमाम कहानियां हम लोगों ने दिखाई थी। और वो इतनी मार्मिक थी, इतनी परेशानी भरी कहानियां थी कि अब कह नहीं सकते। लेकिन फिर आज जो है फिर से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे यहाँ से लोगों का कहें कि फिर से जो यहाँ पे एक एक जी सर, जी आप बहुत सही बात कर रहे हैं कि विकास तो हो मतलब जा रहे हैं, और उन्होंने जो अपने आत्मनिर्भरता की बात भी कही के आसपास वो भी कर रही हैं। लेकिन राजनीति, लेकिन विडंबना ये है कि समकालीन राजनीति में उसी बिहार का उल्लेख सबसे अराजक राज्य के रूप में हमें क्यों दिखाई दिया, जब मैं हम अशोक की बात में कर रही थी, इसे मैं जोड़ना चाहूंगी। देखिए, अराजक राज्य ये चिंता है, चिंता का विषय है। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ, अराजक कोई राज्य नहीं होता है, स्थितियां परिस्थितियां होती हैं। मैं यही कहता हूँ कि देखिए, हमेशा दिन के साथ ऐसी सोच क्यों बनती है? नहीं, सोच इसलिए बनती है क्योंकि हमारा अतीत जो रहा है, जो 30 साल की बात कर रही हैं आप, उसमें अतीत इस तरह का था जो हम लोग, मैं अगर बेसिकली मेरी बात करें तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैं लंबा समय, मुझको 2 दशक हो गया, बिहार में 20 साल हो गए, 20 साल से ज्यादा हो गए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और जब हम लोग पढ़ते थे और उस दौरान हमारे साथ कुछ बिहारी छात्र भी है, कहें बिहारी साथी भी थे जो पढ़ते थे, उस समय की स्थितियां वो ये थी कि जो होली दिवाली होता है, जो बड़े पर्व होते हैं, उनमें वो लोग अपने घर नहीं आते थे। उनको डर रहता है कि अगर हम घर जाए तो हमारे साथ क्या स्थिति। आम लोगों से बातचीत तो ये लगता था कि हम लोग जा रहे हैं, ये लोग नहीं जा रहे हैं। तो उस समय का कालखंड कुछ दूसरा था, आज का कालखंड कुछ दूसरा है। आज लोगों में विश्वास जगा है। अगर आज हम चाहें तो बिहार में, हम जब सन 2000 में बिहार में आए थे, 8 फरवरी सन 2000 को हमने जब यहाँ कदम रखा था, तब की स्थिति ये थी कि शाम 7 बजे के बाद, 5 बजे के बाद कोई अपने घरों से निकलता नहीं था। लेकिन आज ये स्थिति है कि हम 3 बजे भी जाकर ट्रेन पकड़ लेते हैं, 3 बजे भी जाकर ट्रेन पकड़ लेते हैं, 3 बजे हम अपना काम कर सकते हैं। लोग बड़े पैमाने पर निकलते हैं, बड़ी स्थितियां बदल गई। तो ऐसा नहीं है, बदलाव तो आया है, लेकिन वो कितना सार्थक रहा है ये अपने आप में एक देखने वाली बात है। और प्रेरणा जी कुछ कहना चाह रही है तो हम लोग उनके पास चले तो वो भी। मैं आ रही हूँ, प्रेरणा जी से ही मेरा सवाल है। मेरा सवाल हाँ, बताएं। बात बोल रही थी क्योंकि मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी और हम लोगों ने देखा है, भुक्तभोगी है कहीं ना कहीं, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं कुछ बोलूं। क्योंकि जब हम लोग भी कॉलेज टाइम में थे और उस समय आपको लालटेन युग जब चल रहा था, तो हमारे साथ कितनी मुश्किलें हुई थी और कितने मतलब हमारे घर वाले हमारे लिए कितने कंसर्न रहते थे, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई है। और आज के डेट में देखा जाए तो ये काफी चेंज हो चुका है। अब हमारा मौर्य लोग गुलजार रहता है शाम में, पहले तो लड़कियां घर से निकलने से डरती थी। दूसरी बात मैं और बताऊंगी कि अभी के समय में जो मुझे एक बहुत ही अच्छा लाइव एग्जाम्पल मिला है और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज ऐसे ही देख रही थी तो उसमें मुझे पता लगा कि बिहार में एक सरगम बैंड करके है, वो महादलित महिलाओं ने शुरू किया है। आई वॉज रियली सो अमेज्ड, सो हैप्पी टू सी कि देखिए आज के डेट में हमारी महिलाएं, और वो भी किस वर्ग से आके अपने आप को साबित कर रही हैं कि देखो हम लोग किसी से कम नहीं है। मैंने उनकी बात सुनी, जो उनकी एक सदस्य थी उनकी, तो वो बता रही थी कि शुरू में हमें ताने मिले, लोगों ने हमें मना करा, लेकिन आज की डेट में सब हमें इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं और उनको देख के, उनसे प्रेरणा लेके और बाकी भी जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा बिहार बढ़ रहा है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है बहुत। ईश्वर करे बढ़े, हम तो इसीलिए बैठे हैं। हाँ जी सर। मैंने तो पॉइंट सुना है और उन लोगों से बातचीत की है जब बिहार में और गांधी मैदान में जब ये मानव श्रृंखला बनती थी, जो सरकार के जो सामाजिक सुधार के पहलू हैं, जो चाहे शराबबंदी हो, चाहे दहेज प्रथा हो, तो इस दौरान हम लोगों ने चीजों को सुना है और उनसे प्रेरणा ली है। वही मैंने कहा था, क्योंकि हम इससे पहले मैंने कहा था कि छोटे छोटे प्रतिमान हैं, इनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये चीजें आगे बढ़ जाएंगी तो हमको लगता है कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे। शायद बिल्कुल।
परिकल्पना करते अच्छी चीजें हैं, जो काफी अच्छी चीजें हैं, विकास भी हुआ है, बढ़ा भी है, लेकिन कहाँ पिछड़ रहा है ये मैं प्रेरणा जी आप ही के लिए मैं लेके रखी थी ये सवाल कि बिना पैसे की भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती है, कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने आपको ये पिछले सवाल में भी बताया था। एक्चुअली पुलिस का जब सवाल आता है ना, तो सिर्फ एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग वो किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता तो है। ट्रेनिंग सरकार जब किसी की भर्ती करती है, जी ट्रेनिंग देती है, जी संस्थाएं होती जी हैं, तो जी उसकी जो ऑनेस्टी होती है, तो उस पे कितने खड़े उतरते हैं वो, उन सब पे मैं तो एक आप लगाम लगाने की जरूरत है कि आप ये जी नहीं कि महिला भी, मैंने ये नहीं कही महिला भी करप्ट हो जाती है, पुरुष भी करप्ट होते हैं, दोनों में ये नहीं कि इक्वल है, ऐसे ही हैं, दोनों इक्वल हैं। कई मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से समाज में अराजकता का माहौल होता है, कई महिला भी पुरुष भी डरते हैं पुलिस के पास जाने से। तो इस कैसे इसका सुधार होगा? क्या सरकार की दखल की आवश्यकता है, और या समाज में जागरूकता की आवश्यकता है, या खुद विक्टिम? क्या शेफाली जी, कहेंगी? मैं आपको जी जी मैं आपको बताऊं, आपने जो कहा है कि बिल्कुल सही कहा है कि पुलिस किस तरीके से काम करती है इसके ऊपर सोचा जाए। तो मैं आपको बताऊं कि जो पहले का समय था, जिस समय भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे थी, चारा घोटाला वगैरह जैसे आपने सुना ही होगा, तो इन सब टाइम में क्या होता था, जो भर्ती होती थी, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि जो भर्ती होती थी, पुलिस की बहाली होती थी, उसमें भी पैसे लिए जाते थे। तो उनको होता था कि भाई हम अगर पैसे दे रहे हैं तो हमें इसे वापस भी लेना है। तो वो वापस कैसे लेंगे? तो नेचुरली भ्रष्टाचार करके लेंगे। खैर, अब कमिंग टू द पॉइंट कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, अभी एक आपको भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जैसे पुलिस की बहाली होती है या कुछ होता है, तो उसके लिए एक ना कमेटी बनाई गई है, जिसमें देखा जाता है कि इस तरह की कोई चीज ना हो। एक आदमी अगर होगा तो वो भले ही ले सकता है, लेकिन जहां 4 लोगों की कमेटी बन जाती है वहां पे बहुत मुश्किल होता है इस तरह की चीजें करना। सुधार, वही मैं कह रही हूँ, सुधार आ रहा है, लेकिन बोलते हैं कि लोग जो आपको मनुष्य मनुष्य ही है, वो किस स्वभाव का है आप नहीं समझ सकती। जब वो जाता है वहां पे एक वर्दी हर यूनिफॉर्म का एक मान होता है, चाहे वो पुलिस का हो, आर्मी का हो, इवन हम लॉयर्स हैं उनका हो, तो सबका मान होता है। मैं बीइंग एज अ लॉयर अपनी चीजों को किस तरह से प्रेजेंट करती हूँ, क्या करती हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो वही है कि पुलिस वालों के साथ भी उनमें कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं, कुछ इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं। ये जो आपने कहा कि करप्शन होता है। जागरूकता, तो आपने कहा जागरूकता, जागरूकता सही बात है, मापदंड अगर कुछ है तो वो जागरूकता ही है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। लेकिन लेकिन क्योंकि पुलिस एक बल है, ठीक है, और एक जो विक्टिम जाता है वो पहले से इतना टूटा रहता है कि ऊपर से आप उसको धौंस दिखा देंगे तो वो और भी बेचारा जो सोच के भी गया होगा वो टूट नहीं बोल जाएगा, पाएगा, हाँ, बोल नहीं और अपनी पाएगा। गली निकल लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हालत में क्या रेमेडीज है, ये आपको वही सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं, या जो आपको मैंने कहा था कि टीम बना के कुछ लोग जाएं उनको बताएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पुलिस ही विकल्प है, अगर पुलिस करप्ट होती है तो उसके आगे भी विकल्प होता है। वहां हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि हम एसएचओ के पास गए, उसने हमारी बात नहीं सुनी, तो हम वहां का जो सीओ है या एसपी है उनसे जाके बात कर सकते हैं, या कोर्ट में हमारे सेक्शन 200 है सीआरपीसी का, उसके अंडर जाके हम वहां पे उसको कॉल करवा सकते हैं, और वो थानेदार को, और वो वहां पे आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए उसको डायरेक्शन मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प है, लेकिन जो लोगों को नहीं पता है, और कोई भी इतनी मतलब पहले से ही टूटा हुआ आदमी सोचता है कि मैं कहाँ कहाँ जाऊं, कहाँ कहाँ धक्के खाऊं। तो इन सब चीजों को, इन तंत्र को ठीक करना तो बहुत जरूरी है, सुधार लेकिन साथ करने की जरूरत है साथ ना। बहुत जरूरी हाँ, तो मैं वही आपने भी वही बात है। कही है, तो यही बात मैं भी यही कह रही हूँ। सवाल भी मेरा ये था कि सुधार करने की जरूरत है इसमें, जो पारदर्शिता है, पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता है, तभी बहुत ज्यादा समस्या है। सर, आपके लिए सवाल ये है, एक दर्शक का, शिक्षक की बहाली में बहुत कुछ गड़बड़ियां हो रही है, और सरकार भी नहीं सुन रही, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, साथ नहीं दे रहे। तो जो हालात है, शिक्षा का जो स्तर है, मैं उस पर भी आ रही हूँ, जो शिक्षा का स्तर है बहुत गिरता हुआ है, बहुत सारी धांधलियां हो रही है, इसमें माफियाओं का भी हाथ होता है। किस तरह से इसको आप देखते हैं सर? आपने इतनी रिपोर्टिंग की है, आप बहुत जगह गए हैं, आपका क्या अनुभव है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सवाल तो मौजूद है, और ये एक प्रक्रिया है। हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई बहाली होती है उसमें तमाम तरह की चीजें होती हैं, और उसमें कोर्ट कचहरी तक मामला जाता ही जाता है।
जब तक कोर्ट कचहरी नहीं जाता तब तक यहाँ बहाली हो ही नहीं पाती, क्योंकि ये एक स्मूथ प्रक्रिया नहीं है। लेकिन सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, उन प्रयासों के तहत अब तमाम आयोग बन रहे हैं जो उसके लिए डेडिकेटेड आयोग हो, अगर शिक्षक बहाली के लिए भी एक आयोग हो जो जिसके मानक हो, जो तय करे। क्योंकि अभी अगर उस तरह से देखा जाए तो बीपीएससी एक ऐसी जगह है जहां से बहालियां होती हैं, बड़ी बहालियां होती हैं, उनके द्वारा थोड़ी चीजें होती हैं। लेकिन अभी शिक्षकों के लिए कोई आयोग नहीं है, उसके लिए एक बात हो रही है। तो अगर ये सब चीजें होती हैं, ये प्रक्रिया एक बनती है, एक अच्छा मॉड्यूल बनता है, तब शायद इन चीजों में कमी आए। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो तो ये कहें कि एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि 2-2 साल से जब चीजें चल रही हैं। अभी हम लोगों ने राजस्व विभाग में कितने दिनों से भर्ती हो रही थी। आज ही जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन के आया, सत्ता पक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जल संसाधन विभाग में 1997 के बाद 2020 में इंजीनियरों की बहाली हुई है। 1997 के बाद आप सोचिए कि 23 साल हो गया, बहाली ही नहीं हो पाई। प्रक्रिया जो चली उसको रोक दिया गया, वो तमाम उसमें चली गई, कहे कि जो कानूनी पचड़े में फंस गया, अब जाके बहाली हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या स्थितियां रही होंगी, क्या परिस्थितियां रही होंगी, किस तरह से काम चलता था। ये बड़ा सवाल है। पुलिस वालों की बात हो रही, प्रेरणा जी कह रहे थे कि FIR, 0 FIR, तमाम तरह की चीजें। आपको पता है कि पुलिस वाले ही नहीं है, जो संख्या होनी चाहिए वही नहीं है, तो आखिर चीजें होंगी कैसे? अगर कुछ अच्छा भी कोई करना चाहे तो उसके ऊपर इतना बर्डन है, उसको इतना परेशानियां हैं। क्योंकि एक चीज हमने देखा है कि समाज में सब लोग अच्छे ही नहीं हैं। कुछ लोगों के अंदर तो ऐसी प्रेरणा होती ही है कि वो पता घूम टहल के कहीं न कहीं से वो ऐसा अपराध कर देंगे जिससे एक चुनौती समाज के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए उतना ताकत भी होनी चाहिए। तो उस ताकत को भी पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बढ़िया बात ये हुई कि हम लोगों को लगातार एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए ताकि लोगों के बीच में जो जागरूकता है वो जाए। दूसरी बात एक और है, एक हम इस कॉन्टेक्स्ट से अलग जाके बात करना चाहेंगे कि न्याय सस्ता नहीं है। बिल्कुल। और जिनके पास पैसे होते हैं मिलता है। हम लोगों ने बहुत ऐसे मामले देखे हैं अपने काम जी। तो एक जटिलता है, इसमें चीजें होनी चाहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं, हम लोग जिस उसमें काम करते हैं, तो ये तमाम प्रक्रिया है जो प्रैक्टिकल चीजें होने की जरूरत है। प्रेरणा जी कुछ कहना है तो हम लोग उनको सुन लेते हैं, फिर हम अपनी बात को आगे रखेंगे। बिल्कुल, तो आगे बोलिए प्रेरणा जी। चलिए, पहले तो आपने जो ये कहा कि हाँ हमें जुड़ना चाहिए, कुछ अभियान चलाना चाहिए जिससे लोगों के बीच में जागरूकता हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब न्याय प्रक्रिया पे आप आए हैं तो मैं थोड़ी चीजें कुछ उसमें ऐड करना चाहूंगी। जहां तक न्याय प्रक्रिया का सवाल है, अगर देखा जाए तो न्याय प्रक्रिया में भी बहुत चीजें आपको जो गरीब हैं, मजबूर हैं, उनके लिए बहुत सारी समाधान दिए गए हैं। जैसे लीगल एड अथॉरिटी है, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आप आ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। एमाइकस क्यूरी दिया जाता है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बस वही प्रॉब्लम जाकर एक ही जगह अटकती है कि लोगों को कितना पता है इसके बारे में। अदरवाइज अगर देखा जाए तो आपको न्याय प्रक्रिया के अंदर भी काफी ऐसी सहूलियत दी गई है जिससे लोग जाकर, जो गरीब तबके के लोग हैं, जाकर न्याय पा सकते हैं। हम एक चीज कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा उपन्यास है राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल उत्तर प्रदेश में PCS अधिकारी थे और उन्होंने एक यह कहें कि ज्ञानपीठ विजेता वो उपन्यास है और बहुत दिनों तक वो बेस्ट सेलर रहा। उसमें एक छोटी सी कहानी है, एक गांधी जी जो स्वतंत्रता आंदोलन चला उसके उनसे प्रेरणा लेने वाले एक व्यक्ति हैं और जो व्यवस्थाएं बदली है उस किस तरह से वो जूझते हैं। उनकी कहानी है कि वो जाते हैं, उनको एक नकल चाहिए और वो जाते हैं कलेक्ट्रेट में नकल के लिए, SDM ऑफिस में। वो एक आवेदन करते हैं कि हमको नकल चाहिए। तो जो बाबू रहता है वो कहता है कि नकल अभी लेना है कि बाद में? अभी लेना तो 5 रुपया दी। तो वो कहते नहीं, हाँ मैं तो आदमी हूँ गांधी जी का, मैं तो गांधी के रास्ते पे चलूंगा और प्रक्रिया से हिलूंगा। तो कहता है ठीक है, तो आप ऐसा करिए, आवेदन जमा कर दीजिए। अब वो रहती है, बार बार वो आते जाते हैं, तो कभी SDM साहब नहीं है, तो कभी साइन नहीं हुआ, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो 5 रुपया की जगह 50 रुपया उनका आने जाने में खर्च हो गया। तो एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि अब गांधी जी का ही रास्ता अपनाते हैं कि हम जाके अब सीधा वही दर्शन आंदोलन
हाँ, तो आंदोलन वहीं वहीं बैठ गए, हाँ, ऑफिस में ही जी, बैठ गए थे, हाँ। ऑफिस ऑफिस में हाँ। पहुंच गए। ऑफिस हाँ। पहुंचे तो उसको पता चल गया कि आंदोलन होने वाला है, तो उसने लिखा हाँ। एप्लीकेशन नंबर, इतना बहुत दिनों के बाद सूचना पत्र साफ हुआ और उस पे लिखा हाँ। गया एप्लीकेशन इतना इतना इतना। हाँ। इसलिए खारिज किया जाता है कि इतने जो एप्लीकेशन के 7वीं और 8वीं लाइन में ये गलतियां हैं, इन गलतियों की हम्म। वजह से इस एप्लीकेशन को खारिज किया जाता है, दोबारा से आवेदन हम्म। करते हैं। हम्म। तो ये ये दर्शाता चीजें जब है, नहीं बदलेंगे। हाँ, ये नहीं बदलेगा, वही मैं भी कह रही थी। जी जी, शैलेंद्र, बोलिए। शिफाली जी, हाँ, ये जो बात शैलेंद्र जी कह रहे हैं वो एक समय शायद होगा जब ऐसा हुआ करता था। अब चीजें काफी चेंज हो नहीं, गई हैं। आप देख ये रहे हैं वर्चुअल मीटिंग में ये जो बैठे हुए ये हैं। जो शैल हाँ, हम्म, शैलेंद्र सर ने जो बोला है, ये एक हाँ जी। ऐसी, हम जरूर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये गंभीर मुद्दा है। नहीं ये ये एक गंभीर मुद्दा है, चोट मैं है। समझती हूँ, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखिए ना, क्योंकि वो मैं जहाँ पे हमारी बैठती हूँ मुझे संरचना भी है, मालूम हाँ, है। हमारी जो जी संरचना है सरकारी, जी वो जी, किस तरह से एक व्यक्ति को किस रास्ते पे परेशान ले करती है। जाता है, वहां भी मैं परेशान वहां करता भी है। हम्म। वहां भी प्रेरणा जागरूकता जी, की जरूरत है। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं आपको। अभी वो जी बदली नहीं स्थिति, मैं जी, बहुत ही लाइव नहीं बदली है, नहीं बदली है, बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं बताता बदली हूं, है आप वो। मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं हम्म। हम्म। आज पटना में बैठा हुआ हूं, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर है, वहां बाईपास बन रहा था और लगभग 10 साल पहले हम्म। की बात है। बाईपास में लोग हम्म। जमीन देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ तैयार थे, लेकिन एक अधिकारी ने ही उनको ये कहा। मैं उस गांव में गया था, मैं 7-8 गांवों का पैदल ही मैंने घूमा था उस समय, कि आखिर क्या वजह है कि बाईपास नहीं बन पा रहा है, इस शहर को सुविधाएं नहीं मिल पा हम्म। रही, जाम लगता है और कंटिन्यूअस एक हम्म। प्रक्रिया है कि बहुत जाम लगता था। तो हमने जाके वहां पूछा हम्म। तो उन्होंने बताया कि एक अधिकारी ने हमको ये सलाह दी कि आप एक, हम लोग तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि उनकी जो बागान की जमीन है उसको खेती मान लिया जाए, ऐसा सूचना मिली, ताकि उनको थोड़ा मुआवजा ज्यादा मिले गांव के लोगों को। तो उस अधिकारी ने कहा कि ऐसा है, देखिए हम तो ऐसे नहीं कर सकते, आप मेरे ऊपर एक मुकदमा दायर, मतलब मुकदमा कर दीजिए हमारे यहाँ आकर। तो वो, और मैं 3 हियरिंग होगी, 3 हियरिंग में इसको खत्म करवा दूंगा, क्योंकि ये काम मेरे हाथ में है। अब उसके बाद क्या हुआ कि कभी अधिकारी नहीं रहते, कभी कौन नहीं रहता, 7 साल तो मैंने देखा। और जी वो जी उन जी लोगों जी जी के ऊपर इतना कड़वा अनुभव था कि अब मैं क्या जी। कहूं। मैंने गांव गांव जाकर देखा, आज आज वो सड़क जाकर अब बनना शुरू हुई है, क्योंकि उसमें बड़ा हम्म। हस्तक्षेप हुआ। तब जाके 10 हम्म। साल के बाद, तो हम्म। ये परिस्थितियां बहुत नहीं बदली हैं। और परिस्थितियां, अगर मैं एक 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 दूसरी हाँ, बात हाँ, कह के बोलिए आपकी बात बोलिए बोलिए। करता हूं कि हम्म। अगर आज कहते हैं कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, सीधा हम हम्म। खाते में पैसे देते हैं, जो पहले राजीव गांधी हम्म। कहते थे 1 रुपए देते हैं तो 10 पैसे पहुंचता है, हम्म। लेकिन आज हम्म। स्थितियां थोड़ी बदली है, लेकिन बहुत नहीं बदली है। अगर आपको पता चल गया, गांव में जो लोग होते हैं, जो लोग गांव पे शासन करते हैं, या कहें कि जो गांव के मुखिया या तमाम और लोग होते हैं, जिनके जो एक कॉकस हम्म। होता है, पता चल गया हम्म। कि फलाना को इंदिरा आवास मिलने वाला है, फलाना को फलाना सुविधा मिलने वाला है, तो वो लोग साम दाम दंड भेद, जो कहा गया है कि पहले तो जाके कहेंगे कि बिल्कुल हम दिलवा रहे हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ लीजिए। हाँ जब हाँ, वो भी नहीं कहेंगे, ये होता है। आप ऐसे व्यवस्था फ्रॉड के केस काफी देखे और गए इतना हैं, दबाव ये तो बनाते है। हैं उस व्यक्ति के ऊपर हम्म। कि उसको अंततः उसके जाल मैं में फंसना ही पड़ता है। बिल्कुल फंसना पड़ता है। ये भी तो एक त्रासदी है, विडंबना है। विकास दर को बढ़ाने में सरकार के पास क्या कोई ठोस लक्ष्य है? संक्षेप, जल्दी में। जी सर। अच्छा, हाँ, विकास दर को बढ़ाने, देखिए बिहार में तो अभी बहुत काम होने हैं, और जो काम हम्म। चल रहा है, निर्माण का काम चल रहा है, इंस्टीट्यूशंस यहाँ खड़े हुए हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं, जो आने वाले समय में बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलेंगे, हम उन सब चीजों को मानते हैं। लेकिन अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, इसमें धीरे धीरे हम्म। बदलाव होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है किस हम्म। तरह से बिहार हम्म। अब एक रास्ते पे जा रहा है। अगर हम्म। तमाम मान हम देखें, क्योंकि ये जो चीजें हैं, हर जगह पे स्थितियां नहीं बदली हैं, हर जगह पे हम्म। बहुत बदलाव नहीं आया, लेकिन हम्म। जो बदलाव हो रहे हैं वो सकारात्मक दिशा में हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा की ही बात करें, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र। आज कोविड के समय में हम लोग जी रहे हैं, हम लोगों ने देखा था क्या परिस्थितियां देखी बिहार ने इसी जून जुलाई में, क्या स्थितियां हो गई थी, किस तरह की तस्वीरें पूरे दुनिया में जा रही थी। तो ये भी एक बहुत चिंतनीय विषय है कि अगर हम 12 करोड़ चिंतनीय की है। आबादी है, 13 करोड़ की आबादी है, और उसमें एक अच्छा अस्पताल नहीं है जिसमें हमारा इलाज हो सके, और एक बड़ा, हम्म। हम कितने लोगों को बिना इलाज के खोया है,
ये भी एक बड़ा सवाल है जो हमारे लोगों के सामने है। आपको लगता है सर, मेरा ये भी है, एक मन में बात आ रही है, बिहार में स्वास्थ्य माफिया का भी बोलबाला है। देखिए, जब कोई व्यवस्थाएं होती हैं तो माफिया अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे परिवहन की बात करिए कि परिवहन में क्या आज अगर सरकार की बात करें कि क्या परिवहन में कोई बदलाव आया है? सब प्राइवेट, सब जिलों में जो लोग हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं। आप इंस्टीट्यूशंस में देखिए कि जो स्कूल हैं उस पे किसका कब्जा है, कौन लोग चलाते हैं, क्या सरकारी स्कूलों की स्थिति बदली है? क्योंकि हम ठीक है बात करते हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है। या कि हाउसिंग की बात करें, अगर क्या बिहार में किसी शहर में एक 15 साल में कोई कॉलोनी बनी है? जानता हूं कि कोई बहुत जो अर्बन डेवलपमेंट के तमाम दावे होते हैं। हमने तो बहुत दिनों से ये सुनता आ रहा हूं कि फलाना जगह पे बनेगा, धमाका जगह पे बनेगा, लेकिन आज तक किसी को बनते हुए मैंने नहीं देखा। ठीक है, इसकी वजह क्या है? फिर सरकार, केंद्र सरकार को बार बार वो केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाती है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? नहीं, इसकी वजह साफ है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? जब केंद्र सरकार हर बात पे केंद्र सरकार ही काम करेगी, माना कि तालमेल अच्छा होना चाहिए, लेकिन हर बात पे आप केंद्र सरकार से पैसे मांगते हो, जाता कहाँ है पैसा? क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, व्यवस्था को चलाने में तो पैसे लगते हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति कहाँ है? आखिर वो कहाँ काम करना चाहती है? यही बात बड़ा क्या आप जो एक कहें कि बिहार में जो जिस तरह से बात होती है कि बड़ी आबादी है जो गांवों में रहती है, ठीक है, गांवों के लिए आप काम करिए, लेकिन क्या शहर में लोग नहीं रहते हैं? अगर शहरीकरण मान लीजिए 15% ही है, 20% ही है, 13% ही है, तो उसके लिए काम नहीं होना चाहिए? उसके लिए भी तो काम होना चाहिए, उसके लिए भी तो चीजें बननी चाहिए। तो ये चीजें हैं, ये ऐसे सवाल हैं जिनमें पहले कहा जाता था ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो क्या रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो पा रही है? क्योंकि ठीक है, हम लोग मंगल तक जा रहे हैं, मंगलयान की बात करते हैं, तमाम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अभी रोटी कपड़ा और मकान, अगर आज की डेट में भी आप चले जाइए गाँव में, बिहार के ही गाँवों में, तो भले ही हम लोग जीविका वाले हों, लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ 2 टाइम का चूल्हा नहीं जलता, 2 टाइम का नहीं है। हम लोग देखते हैं तो आंसू आने की स्थिति होती है, क्योंकि जा के हम लोग करते हैं, और उस दौरान ये चीजें देखने को मिलती हैं कि लोग किस तरह से परेशान हैं, लोग किस तरह से अभी भी, जब हम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, तमाम हम लोग घर में बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, तमाम कहां से चीजें आ जाती हैं, लेकिन उस स्थिति आज एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा समाज है, ऐसे समाज की ऐसा तबका है जिसके लिए परेशानियां हैं। भले ही अंत्योदय की बात की जाती है, तमाम की बात की जाती है, लेकिन अभी व्यवस्था ऐसी नहीं बन पाई कि उनके तक चीजें पहुंच सके। अभी राशन की बात हो रही थी, तो देख कि किस तरह सरकार कोविड के समय में तमाम राशन दे रही, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, लोग उसका लाभ नहीं। भले ही आंकड़ों की बात करें, कितने लोग हो गए, कितने लोगों का राशन कार्ड बन गया, लेकिन अगर गांव में आप जाइएगा तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, हो सकता है सक्षम लोग लेते हो, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग दो जून की रोटी खा सकते हैं, उनके यहाँ जाता हो, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, उनको नहीं ही मिल रहा है, जिनको है उन्हें ही वो उनका भी हक मार रहे हैं। ऐसा भी बहुत सारा मामला सामने आता है। प्रेरणा जी, ऐसी वजह क्या है? जो पढ़े लिखे आप युवा हैं, और युवाओं की हम बात करें तो पढ़े लिखे युवा हो या श्रमिक वर्ग हो, पलायन करता रहता है, बिहार छोड़ के जाना पड़ता है। ये एक ऐसा दर्द है, ऐसी चीज है जो हम सब के अंदर है। क्यों हो रहा है? और सरकारें, तमाम सरकारों की मैं बातें कर रही हूँ, आज हम समीक्षा ही कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कुछ इसमें, क्यों हो रहा है ऐसा? और इसे सुधारने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है सरकार को भी? क्योंकि सरकार एक हम चुन के देते हैं सरकार को, सरकार की जिम्मेदारी हम इसलिए उनसे मांगते हैं कि हम सरकार के पास नहीं डिमांड करेंगे, मांगेंगे नहीं तो किससे मांगेंगे? शेफाली जी, सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि बेरोजगारी और इन सब चीजों को लेकर तमाम मुद्दे आपको ऐसे भी काफी उभर के आ रहे हैं। और उसपे जहां तक मुझे याद है कि अभी बीच में 9 तारीख को वो लालटेन जलाओ भी हुआ था, बेरोजगारी को ही मुद्दा बना के उसके ऊपर किया गया था। खैर, कमिंग टू द पॉइंट वो है कि पलायन जो हो रहा है या हुआ था, मैं बताऊं, अगर इस मामले को देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब से नीतीश जी की सरकार आई या ये सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तब से तो काफी लोग वापस मतलब बिहार आना शुरू कर दिए। जो लोग पहले उस समय
लालू जी के टाइम में जितने लोग बाहर गए हुए थे, जैसे हम लोग भी थे उसमें से कि हम लोग भी बाहर आए हुए थे, दिल्ली आए हुए थे, सेट हुए हुए थे, तो फिर लेकिन वापस हम लोग भी जाना शुरू कर दिया जब नीतीश जी की सरकार आई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगा कि अब सुरक्षा है वहां पे। जहां तक आपको बेरोजगारी का सवाल है, तो इसमें दो तीन चीजें अपने आप में बहुत मायने रखती है। पॉपुलेशन, जो बार बार हम लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन में राइज होगा तो फिर हम कैसे कंट्रोल करेंगे इस चीज को। लेकिन सेकेंडली, इससे बिहार सरकार का ऐसा नहीं है कि वो आपको सेफ जोन में चली जाती है, उनको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसे उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया, जैसे अभी मैं सुन रही थी शैलेंद्र जी को, और इन्होंने बड़ी मार्मिक बातें कही, और कहीं ना कहीं वो दिल को छूने वाली थी कि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। ठीक है, तो क्या उनको पता है कि सरकार ने कितने तरह की वो योजनाएं बनाई हुई है, जीविका करके है, आंगनबाड़ी है, मतलब बहुत जगह ऐसी चीजें हैं। इवन कि आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट में 6 साल तक के बच्चों के लिए पहले आपको मैंडेटरी था पढ़ाई, अब तो 18 ईयर्स तक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको, या कर दिया है कुछ ऐसे। तो ये सारी चीजें लोगों को कहाँ तक पता है, जहाँ मिड डे मील की बात होती है, ये सारी चीजें होती है। तो योजनाएं बहुत है, सरकार कितना और किस हद तक उसको पहुंचा पा रही है लोगों तक, ये बहुत मायने रखता है। और जहां तक रोजगार का सवाल है, तो मनरेगा और बहुत सारी चीजें वो भी आई हुई है, लेकिन क्या वो तरीके से लोगों तक पहुंच रही है? मेरी तो बस मुझे यही लगता है कि जो चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए, वो शायद उन तक पहुंच नहीं पा रही है, इसका लोग लाभ नहीं उठा पा रहे। सरकार अगर कोई योजना भी बना रही है तो उसका वो लाभ नहीं उठा पा रहे, और उसकी जरूरत है। लेकिन साथ साथ, जैसा कि मैं सुनील जी को ही सुन रही थी कि वो बता रहे थे कि इंजीनियर्स की परीक्षा हुई थी, लेकिन वो कानूनी पेच में फंस के अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। पुलिस बल की कमी है, उसकी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन सब चीजों पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक नीड है। स्पेशली जब पुलिस फोर्स की बात आती है, मिलिट्री की बात आती है, तो वो हमारा बेसिक नीड हो जाता है, जो सुरक्षा देता है। तो ऐसे मामले में बहुत जरूरी है। दूसरा एक चीज और मैं बोलना महिलाओं की, हाँ बोलिए एक अराजकता की बात आपने करी थी 3-4 क्वेश्चन से पहले, कि बिहार में अराजकता क्यों बोलते हैं। अगर अराजकता की बात करें तो मुझे तो लगता है कि ये हमारा बिहार फिर भी अभी काफी ठीक है उस मामले में। आप जो पालगढ़ वाले को क्या कहेंगे, जहाँ पे साधुओं के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें पीट पीट कर मार दिया गया, और उसके अलावा भी बड़े ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। वो कहना नहीं चाहिए, वो नेवी ऑफिसर जो थे उनके साथ गुंडागर्दी की गई, क्या वो अराजकता नहीं है? बिहार को लोगों ने उस तरीके से, एक बोलते हैं ना कि एक वो नाम दे दिया है, कुछ भी होगा, कोई भी क्राइम होगा तो अरे बिहार यूपी वाले करते हैं, बिहार यूपी वाले करते हैं। एंड मतलब मुझे तो आई रियली फील बैड, क्योंकि ये सही नहीं है। बिहार यूपी जो भी है सब बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं आगे की तरफ। जो हमारी अच्छी चीजें हैं उनको लोग आके लेके नहीं जाते। मुझे आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं कि ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है सुनने की, क्योंकि कोई नहीं सुनना चाहता है मेरा घर की बात है ये। लेकिन बात है तो निकलती है ना। बात यहाँ पे ये आती है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, और यहाँ पे सरकार की जो भूमिका है और हमारे परिवार की और समाज की भी भूमिका है, तो इसे सुधारने की आवश्यकता है और सख्ती भी बरतने की जरूरत है। यहाँ पे परिवर्तन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। लेकिन हमारा बिहार जो है वो इतना भी ज्यादा अराजक नहीं है कि जिसको आप ना सबसे ऊपर बोलते ना कि टॉप पे फर्स्ट बिहार जो है वहीं पे सबसे ज्यादा गुंडागर्दी होती है, ऐसा भी नहीं है। उसके अलावा भी आप और राज्य पे नजर डालिए, वहां भी बहुत चीजें हैं। तो मेरा ये कहना है कि लोगों की मानसिकता है ना, जैसे वो सुनिए कि अच्छा बिहार दे रहे हैं, हमारे बिहार में तो बड़ा गुंडागर्दी होता है, मतलब ये चीजें हमें बदलने की बहुत जरूरत है। और हमें बताने की जरूरत है कि हमारा बिहार कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, गौतम बुद्ध की जगह है। ये सारी चीजें हमें वहां पे बताने की जरूरत है। बहुत सारी चीज अच्छाई है, लेकिन वो अच्छाई दब क्यों रही है, इसको भी समझने की जरूरत है और उसको सुधारने की जरूरत है। मेरे साथ शैलेंद्र सर, बहुत पॉलिटिक्स है, राजनीति की वजह से रंग खराब किया जाता है और कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है आपने। राजनीति हर चीज में, जिंदगी में राजनीति। जी सर बोले। एक चीज हम करना चाह रहे थे। देखिए, हम लोगों को इन चीजों से तुलना नहीं करनी चाहिए। आपकी कमीज गंदी है, हमारी कमीज सफेद है, लेकिन हम अपनी कमीज को अच्छा रखना चाहते हैं। सवाल ये है, बिल्कुल, अगर हम उसको अच्छा रखेंगे तो अच्छी ही दिखेगी। अगर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई समस्या तो होगी। तो समस्या है, तभी तो सवाल होता है। लेकिन क्या करूं, मैं भी वही बिल्कुल।
रहा हूँ, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, लेकिन यही चीजें हैं। ये एक हम लोग जिस स्थिति में रहे, देखिए भले ही वो चाहे पालघर का मामला हो, चाहे मुंबई का मामला हो, वो ये हमने अपने आप को बाजार के हवाले कर दिया है। बाजार के अपने मूल्य होते हैं, उस मूल्य को चुकाना होगा, क्योंकि आज जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हम रहते हैं, वो एक बाजार की स्थिति है, और ये बाजार अपना मूल्य तय करता है। वो भले ही कोई जगह हो, वो देखने को वैसे ही मिलेगा। अब ये इसमें कैसी चीजें, जो गिरावट आ रही है, जो बदलाव आ रहे हैं, जो नकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, उनको किस तरह से कम किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को हल करने में वही है कि जब तक हम खुद को, अपने समाज को नहीं बदलेंगे, बदलाव तो अपने आप से शुरू होता है कि हम खुद से शुरू करें। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी, और जब तक उन चीजों बदलाव जो हो रहे हैं, या कहें कि उनके लिए जो चीजें बनी हैं, उनकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं होगी, उनके लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। यहाँ बदलाव की बात कर रहे हैं शैलेंद्र सर, आपसे मैं यही समझना चाहूंगी कि क्या अब इन जो 30 साल की हम समीक्षा करने के लिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं, क्या 30 साल में बिहार में उच्च शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा का जो खस्ता हालत है, क्या कुछ इंस्टीट्यूट कहें, ऐसी बात जो बड़े उच्च शिक्षा की बात है, तो उसके लिए कितने कुछ आपको लगता है कि खुला है, सरकार ने खोला है, जिसमें बच्चे पढ़ाई कर सके और बिहार से बाहर ना जाना पड़े उन्हें, अपनों से दूर? परिस्थिति भी बहुत सारी ऐसी होती है। देखिए, चीजों पे काम तो हो रहा है, काम ऐसा नहीं है कि हम कहते काम नहीं हो रहा है। अभी सरकार ने किया कि हर पंचायत में हम हाई स्कूल खोलेंगे, कन्याओं के लिए तमाम योजना शुरू की है कि कैसे, जो कन्या समृद्धि एक योजना है, जिसके तहत अगर कोई बच्ची पैदा होती है और बीए तक पढ़ती है, तो उसको 54,000 से ज्यादा रुपए उसको एक तरह से कहें कि उसको दिए जाएंगे, और ताकि उसका विकास वो पढ़ सके, वो आगे बढ़ सके। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चियों के लिए जिस तरह साइकिल योजना चली थी, तो ये चीजें हैं। इंस्टीट्यूशंस भी बने हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज भी बनी हैं, और ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन ये एक प्रक्रिया अच्छा, मैं ये समझना चाहूंगी, जैसे एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, अच्छी पढ़ाई कर लिया है, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करना चाहता है, या मेडिकल की है, या इंजीनियर की है, सॉफ्टवेयर है, या आपको कोडिंग आजकल बच्चे बाहर सीख रहे हैं, तो इन सब की सुविधा तो अभी इन सालों में नहीं डेवलप कर पाई है सरकार। क्या सरकार इस पे काम कर रही है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वही मैं बता रहा हूँ, सरकार काम कर रही है। देखिए, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, हर जिले में जो एक तरह से कहें नर्सिंग स्कूल खुल गया है, पॉलिटेक्निक खुल गई है, तमाम आईटीआई खुल गए हैं। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, अभी उससे आगे आगे चीजें नहीं बढ़ी। लेकिन अब ये कहें कि आगे आगे चीजें हैं, जैसे अगर हम कहें कि लिफ्ट का जो एक पूरा इंस्टीट्यूट ही यहाँ पर है, तो तमाम चीजें खुल रही, प्रक्रिया में है, कई चीजें चल रही। देखिए, उनका असर आने में अभी देर लगेगा। आज ही हम लोगों ने देखा किस तरह से केंद्रीय जो सरकार है, उसने एम्स पास किया है। पटना के बाद दरभंगा में एक नया एम्स बनेगा। तो ये चीजें हैं, क्योंकि सरकार में जो चीजें होती है उसको इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। हम लोगों ने देखा कि एक स्कूल था आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जहां 2200 लड़के पढ़ते थे, बच्चियां पढ़ती थी, और टीचर एक होता था। अब धीरे धीरे वो बहाली होने लगी है, तो अब जाके स्थितियां बदलने लगी कि उसमें 2 या 3 लोग पहुंचे हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी नहीं पहुंच पाए। वो बड़ी प्रक्रिया है कि बिना, अब हम लोग एक स्टोरी करते थे कि बिना किसी, जैसे कहें कि हिस्ट्री का अध्यापक के ही 20 साल से बच्चे पास हो रहे हैं, बिना अध्यापक के ही। गणित का अध्यापक नहीं है, बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये अपना विडंबना की, ये विडंबना है जो अभी इस लेगेसी को ढो रहा है बिहार। लेकिन धीरे धीरे बहाली शुरू हुई, कुछ शिक्षा में बहालियां हो रही हैं, और जगह चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। आप देखिए कि 2005 से पहले पंचायत के चुनाव हुए, कैसे पंचायती राज व्यवस्था थी, या कहीं की नगर निकाय की व्यवस्था थी, जिसमें 50% आरक्षण दिया गया, उससे किस तरह की स्थितियां बदली। सरकारी नौकरियों में स्थितियां बदली, महिलाओं को आरक्षण महिलाओं को, देखिए पंचायती की बात करें, आरक्षण मिलता है, लेकिन वहां पे भी अराजकता आती है, वहां पे भी भ्रष्टाचार है, वहां भी इतनी ज्यादा। जी
जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं वही आपकी बात कर रही थी जो पंचायत की बात की। पंचायती राज में भी वहां भी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारे तमाम भ्रष्टाचार ही दिखाई देते हैं। तो सुधार हो रहा है, लेकिन सुधार की और आवश्यकता है। जी आप बोले, पूरी करें अपनी बात। मैं एक, जब पहली बार महिलाएं मुखिया बनी या सरपंच बनी तो हम लोगों ने एमपी सुना था कि मुखिया पति, सरपंच के पति, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब वो चीजें नहीं खत्म होती, हो अब रही है। एमपी वगैरह नहीं आता, हाँ नाम नहीं आ, आता। आ, आ, महिलाएं आप सब, आप तो, हाँ अब आप तो रिपोर्टिंग करते हैं, आप जाते हैं तो आप देखते हाँ, होंगे कि इसकी जमीनी जी जी, हकीकत। जी। अब उसमें कमी आ रही धीरे धीरे, यही इसी बदलाव की कमी बात आ मैं रही। कर रहा था कि ये बदलाव हम्म। जो हो रहा है एक सकारात्मक बदलाव है और आने वाले समय में हम्म। बड़ी अच्छी बात कही थी प्रेरणा जी हम्म। ने कि जीविका जो दीदियां हैं उनके जो वजह से एक हम्म। बड़ा परिवर्तन है, समाज का ऐसा तबका, समाज का ऐसा वर्ग, क्योंकि मैंने वहां भी जाकर देखा कि किस तरह से जो महिलाएं काम करती हैं वो महिलाएं काम करती हैं, क्योंकि एक वो भी वर्ग है जिसके सामने एक चुनौती रहती है कि अपने पैरों पे कैसे खड़े हों। तो वो छोटे छोटे काम करके, छोटी छोटी चीजें करके, चाहे गाय पालन हो, चाहे डेयरी का काम हो, चाहे कपड़े सिलने का काम हो, हम्म। चाहे और हम्म। तरह की चीजें हैं, क्योंकि अब तो हम्म। आज की डेट में मास्क बनाने, सैनिटाइजर बनाने, उसका भी काम वो लोग करते हैं। तो ये बदलाव है, हम्म। लेकिन ये प्रयोग बड़े पैमाने पर होने चाहिए, तब जाकर स्थितियां बदलेंगी। और एक चीज हमको कहना था कि जो हमको लगता है कि सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, केंद्र सरकार की 500 योजनाएं चल रही, राज्य सरकार की 600 योजनाएं चल रही, पता चला कि इतनी योजना हो गई, 1000 से ज्यादा योजनाएं हो गई, सबके तहत बेनिफिट्स मिलते हैं और सबके लिए बेनिफिट्स की बात होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो जो बात हो रही, क्या उन बेनिफिट्स के बारे में लोग जानते हैं? इतने ज्यादा हैं हम्म। कि उनके बारे में पता भी नहीं होता, उनके बारे में कल्याणकारी कोई भी चीज आई उसके लिए। जी। प्रेरणा जी, आपको लगता है कि ये जो चाची हैं हमारी, किसान चाची, ये इस तरह से हो जाए तो सरकार से ज्यादा किसान चाची हमारे हर जिले को सुधार देंगी और हर हाथ को रोजगार भी देंगी? क्या कहेंगी? देखिए, वो तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं ही, उनसे हमें हाँ। सीखना चाहिए। जो भी लोग हैं उनके आसपास उस चीज को ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपके थ्रू भी, आपके माध्यम से काफी लोगों को पता लगता है किसान चाची के बारे में, तो ऐसे इन लोगों के बारे में, बल्कि मुझे तो लगता है कि स्टोरी बना के इनकी जो जीवनी है या जो जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता लगना चाहिए। और आपने बड़ा सही कहा कि ऐसे कुछ लोग हो जाएंगे तो समाज सुधर जाएगा, बिल्कुल। हाँ, बहुत सही है। अब सरकार तो जो अपना काम करती है, सरकार के जो तरीका है उसका एक प्रोसेस होता है बहुत, वैसे कहें तो ये कोई गलत नहीं होगा कि बहुत ढीली और धीमी चाल में चलती है सरकारी जो सारे तंत्र हैं, काम काज का उनका तरीका होता है। तो यहाँ यही समझ में बात आ रही है कि जो सरकार ने विकास किए और जो सरकार ने काम किए हैं वो किया जरूर है उन्होंने। और अभी मौजूदा सरकार की हम बात करें तो जो शराबबंदी है, शराबबंदी ने एक अच्छा अच्छा एक संदेश दिया था महिलाओं के हित में। और लेकिन अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने हैं। महिलाएं और युवा, महिलाएं और युवा जो है हमारे बहुत एक कहें कि दोनों बाजुएं हैं समाज की, कि युवा वर्ग जो है उसे नौकरी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, फिर उसे नौकरी मिले, रोजगार मिले, तो वो सुदृढ़ होता है तो समाज और राज्य की उन्नति होती है। सर जुड़ गए हैं हमारे साथ। अब हम अपने पड़ाव की ओर हैं। सवाल एक दो संक्षिप्त में। शैलेंद्र सर, क्या आपको लगता है बिहार में पिछले 30 वर्षों से लॉकडाउन की स्थिति है, यानी पूर्ण तालाबंदी, अभी तो हम लॉकडाउन झेल रहे हैं कोरोना काल में, लेकिन मैं ऐसी सोच है मैं इससे क्या? सहमत नहीं हूँ। देखिए, जब अतिवादिता थी तो अतिवादिता भी बहुत ज्यादा थी, तब लोग राह नहीं हम्म। चल पाते थे कि आज भी हम भी बात हम्म। कर रहे थे। हम लोग उस समय, हमको याद है कि जब हम आए थे बिहार तो हम पेज लगाते थे, उसमें प्रिंट मीडिया में काम करते थे। तो हमको ये लगा कि आखिर क्राइम के अलावा हम और खबरें, जो अच्छी खबरें उनको कहाँ लगाएं, क्योंकि क्राइम की न्यूज ये मानी हम्म। जाती है कि जो हम्म। हार्ड न्यूज है इसको जगह देते हैं, लेकिन ये ऐसी स्थितियां नहीं। आज हम लोग मिक्स समाचार छापते हैं, मिक्स चीजें दिखाते हैं, समाज में वो भी दिखाते हैं जो अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसका स्पेस मेरे पास है, लेकिन तब स्पेस नहीं हम्म। था।
मेरा कहना ये मेरे इस था कि एक जैसे ही उद्योग धंधे हैं, कई मिल हैं, फैक्ट्री है, चीनी मिल है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, वो बंद पड़े हैं। इस सिलसिले में मैंने ये पूछा। जी सर। नहीं, ये एक बड़ी विडंबना है। आखिर इसको इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसको किस तरह से, क्योंकि उस वो भी जो चीनी मिल्स बंद हैं उनके बारे में भी तमाम प्रयास हुए, लेकिन लिटिगेशन में सब हैं, सब चीजें कानूनी दांव पेच में उलझी हुई। आखिर वो कानूनी दांव पेच कैसे खत्म हो, कैसे चीजें आगे बढ़े, इस पर काम होना चाहिए। क्योंकि है क्या कि कोई एक चीज शुरुआत होती है, लगता है कि ये शुरू हो जाएगी, लेकिन उसी समय कोई ना कोई ऐसा कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो चीजें बदल जाती हैं। तो ये एक बड़ा, वो कहें कि जो चीजों को पॉज करने का वो है। अगर कोई पैसा लगाने के लिए तैयार, पता चला उसका पैसा ही फंस गया, तो वो कैसे लगा पाएगा, कैसे वो आगे 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 बढ़ेगा। तो ये चीजें पता चला, वहीं से आकर वहीं से वो बैक हो गया। तो ये प्रक्रिया है जिस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। और ये कैसे हो सकता है, इस पर हमको लगता है सरकार को तमाम तरह के अध्ययन करके, जिस तरह से अभी बात हो रही है कि जो जमीन गया है कि 50% ज्यादा क्राइम जमीन को लेकर, 70% तक क्राइम होते हैं, बड़े अपराध भी जमीन को लेकर ही होते हैं, क्योंकि बिहार में वैसे भी आबादी ज्यादा है और जमीन कम है। लेकिन सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है, सरकार ने उसके लिए तमाम तरह के चीजें की है। सैटेलाइट मैपिंग से लेकर हर एक प्रॉपर्टी के एक यूनिक आईडी बना रही है, किस तरह से उसको वो सही लोगों का वो हो, उस पर काम कर रही है। तो उससे एक सरकार का एक वो है कि अगर हम इसको पूरा कर ले जाते तो काफी अपराध कम हो जाएंगे। तो वैसे ही किस तरह से जो बंद पड़ी चीजें हैं वो कैसे फिर से चालू हो, इस पर भी एक काम करने की जरूरत है। आखिर ये इसके पीछे क्या क्लॉज हो, किस तरह की, ये भी ये सब एक बात, खनन माफिया पे भी अंकुश लगाने में सरकार विफल रही है, ये भी देखने को मिलता है, कई बारी हम देखते हैं। देखिए, ये तो तात्कालिक चीजें हैं, ये तो लगातार चलता रहता है संघर्ष, कभी ज्यादा कभी कम, ये इस तरह की चीजें। लेकिन इस पे एक प्रभावी एक रोक लगे, ये सब लोग चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज होती है पूरी तरह से आप खत्म नहीं कर सकते, कम या ज्यादा हो सकता है। तो कैसे प्रभावी रोक लगे, कैसे जीरो की तरफ बढ़े, इस पे काम करना चाहिए मुझको लगता है। जी बिल्कुल सही है कि इस पे प्रभावी तरीके से सरकार को योजना बनानी पड़ेगी, कार्य योजना, और उसके ही अनुरूप कार्य करके इस सारी जो माफिया है, खनन माफिया है, स्वास्थ्य माफिया है या शिक्षा माफिया है, हर क्षेत्र को ये एक तरह से दीमक की तरह है कि ये खोखला कर देते हैं। सरकारें काम करती हैं, सरकारें विफल होती हैं और कुछ काम भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमने यही किया है। इससे ये निचोड़ निकलता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो पिछली चीजें रही हैं, कुछ अच्छाई हुई है लेकिन बहुत सारी कमियां हैं। जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या पे भी रोक लगनी चाहिए। अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है, अशिक्षा होती है, बेरोजगारी होती है, और फिर वहां अपराध भी इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी जब नहीं मिलेगी, एक पढ़ा लिखा युवक जब उसे नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं होगा, तो अपराध की तरह अग्रसर हो जाता है, अपराध की तरफ वो निकल जाता है। कई बार अगर उसे सपोर्ट नहीं मिलता, एक फ्रस्ट्रेशन सी होती है जब उसे नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ाई हो गई, डिग्री हाथ में है, अब या तो वो मजबूरी में या तो राज्य छोड़ के जाए, या राज्य में ही करे तो राज्य में क्या करे, कितने देखिए एक मैं कहना चाहता हूं कि राज्य वाली जो बात आप करें, छोड़ के जाना कुछ नहीं होता। देखिए है क्या, मैंने पहले भी कहा कि बाजार की स्थिति है। आखिर आपने कोई चीज सीखी नहीं तो नहीं सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे बहुत सारे विकसित है राज्य हमारे देश के, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, पूरे देश की बात कर रही हूँ सर, एक मिनट, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। लेकिन बिहार की जब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा करने बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको लगता है कि बिहार में वो चीजें होनी चाहिए जो नहीं हो रही है, बाकी हम गुजरात चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, और या ठीक है, बोलिए वो विकसित राज्य हैं, उन्होंने हमसे पहले वो चीजें की, इसीलिए यहाँ बिहार विकसित क्यों नहीं हो रहा? बिहार विकसित क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से ऐतिहासिक गलतियां उसके पीछे रही हैं, किस तरह से जो चीजें होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाई। लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ बड़े उद्योग नहीं लग सकते। तो ये तो एक अलग प्रक्रिया है। मैं दूसरी चीज, आप ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तब फिर उसमें ये चीजें बेमानी हो जाती हैं कि आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस तरह की चीजें कर रहे हैं।
क्योंकि इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा कि अगर आप कहीं भी जाएंगे, अगर समृद्ध करेंगे तो अपने गांव घर को, अपने आसपास को, अगर आप बेहतर होते हैं तो उससे कुछ ना कुछ फायदा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। सीखता है, कोई अच्छा पढ़ता है, तो अगर वो जाके बाहर काम करता है, कुछ ना कुछ असर तो देगा ना भाई। तो हमको बहुत लिबरल होकर इसको सोचने की जरूरत है। और मैं इस मामले में मानता हूं कि यहाँ की सरकार जो इस मुद्दे पे काम करती है, हाँ ये ठीक है कि हमको वहां कदम ताल करके उस जगह पहुंचना चाहिए जहां विकसित स्टेट हैं, उसके लिए भी वो होना चाहिए। लेकिन अगर हम ग्लोबल बात कर रहे हैं तो हमको बहुत इसके लिए चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज वो स्थितियां नहीं जो 200-300 साल पहले स्थितियां थी कि गिरमिटिया मजदूरी, बधुआ मजदूरी जैसी स्थिति है। अगर लोग जा रहे हैं तो अपने श्रम से, अपने पसीने से अपना नाम पैदा कर रहे हैं। अगर सिलिकॉन वैली की बात होती थी, चाहे बंगलोर की बात होती है, तो बंगलोर से लेकर सिलिकॉन वैली तक अगर किसी का डंका बजता तो बिहारी ही है ना। तो ऐसा नहीं, वो अगर तो मेधा, है, लेकिन वो अपने दम पे जा रहे हैं। वो तो हमारी उर्वरक मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी की जो सुगंध है। और इसमें एक ओजस्वी आंदोलन भी रहा, आजादी के भी टाइम में हम बढ़ के भाग लिए। यहाँ तमाम तरह की यहाँ पे तो उर्वरकता है। हमको उनसे उम्मीद लेकिन नहीं, हमको उनसे उम्मीद लेकिन भी रखनी सर मेरा यहाँ पे ये कहना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना चाहिए कि हम जाते हैं तो फिर, लेकिन सरकार अगर पैसे नहीं देगी, उतनी सैलरी नहीं देगी, जैसे भारत देश की हम बात कर लें तो वैसे हम राज्य की बात करते हैं बिहार की, जब वो सरकारी नौकरी नहीं होगी या प्राइवेट ऐसी संस्था नहीं होगी तो पढ़ लिख भी जाए अपने दम पे और कुछ बन जाता है युवा, तो उसे नौकरी, आप राज्य में नहीं, तो राज्य का विकास कैसे होगा। बाकी जो भौगोलिक दृष्टि है, संरचना की बात करें तो उसमें तमाम सरकारें इतने सालों से, तमाम वर्षों से क्यों नहीं काम करती आई है? नहीं, ऐसा क्यों नहीं नहीं है। वो हम एक चीज नहीं, वैज्ञानिक तरीके से बाढ़ आती है, हर साल हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तो क्या है बाढ़ की? आपने वैज्ञानिक तरीके से किसी ने बात किया, इस पे सोचा, नहीं, मेहनत की? आप इसको सुन लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि सरकारी स्तर पे क्या काम हो रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि हम नदियों को जोड़ दें, बाढ़ से हमको निजात मिले। जो छोटी नदियां आपस में जुड़ जाएंगी तो जहां पानी नहीं जाता है वहां पानी जाने लगे। अब एक मोटा मोटी आंकड़ा आपको बताते हैं। 2005 से पहले जो केवल ग्रामीण क्षेत्र में, इतना बड़ा बिहार है, 38 जिले हैं, 835 किलोमीटर केवल रोड थी, केवल 835 किलोमीटर। आज की डेट में रोड की जो स्थिति है, 96,500 किलोमीटर की रोड बन गई है आज। 835 और 96,500 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि क्या परिवर्तन आया है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा। और हमेशा हमने पहले भी कहा कि जो ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है, ये स्थिति हम लोग देखते हैं, हम देखते हैं। क्योंकि ठीक है, हमको इन लोगों से उम्मीद करनी चाहिए कि जो बिहार के लोग बाहर जाके अपना नाम कमा रहे हैं, वो एक न एक दिन अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए और अपने लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि बिहार जो है देश के विकसित राज्यों में अग्रणी होगा, श्रेणी में हाँ, लीड करेगा। हाँ, ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत अच्छी बात। हम समीक्षा कर रहे हैं इसी विषय पे, तो निष्कर्ष यही आज की बातचीत से निकलती है। मैं यही कहूंगी कि जो हम सक्षम हैं वो समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन इसमें सरकार का भी साथ चाहिए हमें। तभी जो युवा वर्ग है, पढ़े लिखे हैं और अपने दम पे जो अपनी जगह बनाते हैं, वो जब अपने राज्य या गांव, ग्रामीण क्षेत्र में जब अपने घर, अपनी मिट्टी के पास आते हैं, तो उनका भी एक फर्ज होता है, जो सर ने कहा, दायित्व है। और मैम ने कहा कि एक जागरूकता की भी जरूरत है। लेकिन मैं इनमें ये बात अपनी जोड़नी चाहूंगी कि इसमें एक परिवर्तन तभी आएगा, सुधार तभी होगा, विकास तभी होगा, और हम जो बीते साल जो बीत गया है उस पे ना कर देख करके आने वाले सालों में एक आशावादी नजरिए रखें। इस सरकार को एक ऐसी संरचना और व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिसमें युवाओं की जो सबसे पहली जो आवश्यकता है, नीड कहें इसे, जो शिक्षा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा, ये रीढ़ की हड्डी है जिससे कि बिहार राज्य हमारा बहुत उन्नति करेगा और
उन्नति कर रहा है और इसमें उन्नति होगी। जी मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं चलते चलते, बहुत संक्षिप्त जी में। जी शेफाली जी, बस एक छोटी सी बात है, एक रिक्वेस्ट है जो आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहती हूँ मैं। आई थिंक कि जो आप बात कह रही थी और शैलेंद्र जी भी उससे कहीं ना कहीं सहमत होंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि इसके लिए जो लॉ आने की बात चल रही है, जो एक्ट आने की बात चल रही है, सरकार को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। जनसंख्या पे कंट्रोल करना मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। हाँ थैंक यू। नहीं, बहुत बड़ा, एक बहुत एक बहुत बहुत। एक एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जी यहाँ के जी जी। मुख्यमंत्री जो हैं वो बार बार, हम लोग बार बार सुनते हैं कि अगर समाज में हम्म जागरूकता आ जाएगी, समाज पढ़ा लिखा होगा, जो अभी पढ़ाई लिखाई की जो बात हो रही थी कि भले ही हम आगे बढ़े लेकिन इस स्थिति में नहीं पढ़े, तो अपने आप में ही राष्ट्रीय औसत से ही बिहार का औसत, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना बिहार के, उनका मतलब कहें कि जनसंख्या वृद्धि में राष्ट्रीय औसत से कम औसत है। तो अगर समाज पढ़ा लिखा हो जाएगा तो अपने आप ही उस पर कंट्रोल जो है वो लग जाएगा। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि हर पंचायत में हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई अब शुरू की जा रही है। जो हमारी आधी आबादी है वो पढ़ लिख जाए, जो हमारे नौजवान है वो पढ़ लिख जाएंगे, तो अपने आप ही चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। एक तो एक बात पढ़ेंगे। कहना हाँ चाहूंगी इसके बोले। ऊपर शिफाली जी। शैलेंद्र जी ने बहुत सही बात की कि पढ़े लिखे लोगों को जागरूकता आती है कि नहीं, परिवार छोटा रखना है। लेकिन मैं एक चीज और देख रही हूँ, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो या अशिक्षित लोग हो, बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की। मैं देखती हूँ कि वो एक बेटी बेटा वाला भी जो एक कॉन्सेप्ट है ना, अगर बेटी है तो एक बेटा चाहिए, भले ही दो बेटी हो, तीन बेटी हो, चार बेटी हो, लेकिन हम्म। एक बेटा चाहिए। इस चक्कर में भी जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और जब तक मुझे लगता है ना बहुत। कि लगाम नहीं लगेगा ना आपको, तब तक ये लोग मानने वालों में से नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस एक्ट को लाया जाए। तो सरकार को प्रेरणा जी, तो समाज समाज बदल रहा है धीरे धीरे, हाँ बेटियां हाँ। सशक्त हो रही हैं, तो बेटियों को बिल्कुल हमको हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी मानती हूँ अपने आप को। वही कह रहे हैं, समाज बदल रहा है। और हम बिल्कुल लोगों के सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, जो लोग जिन लोगों के पास बेटा नहीं है, मतलब बेटा बेटी ही बेटा है, और वो लोग संतुष्ट हैं। और हमको लगता है कि जिन परिवारों में बेटे हैं, उनसे ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं और अच्छे नहीं, तरीके से रहते बिल्कुल हैं। तभी और हमको दुख लगता होता है है। कि मैंने आज भी, मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने उनको यही कहा कि चलिए दो बेटियां हैं, आज आप कोई बात नहीं, वाइफ को भी मतलब है कि वो नहीं हो सकता, आगे थोड़ी सी इश्यू है, तो आप चलिए यहीं पे खत्म कीजिए, ऑपरेशन करा लीजिए, बात खत्म कीजिए, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बट चलिए। वो एक मानसिकता मैंने देखा कि नहीं, उनको बेटा चाहिए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा अपने आप में कि ये मानसिकता पढ़े की, लिखे। हाँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने भी, और सर ने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन जो भी है, कुछ कमियां तो हैं, और जो कमियां हैं उसे सुधारने के लिए, उसको पाटने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमें सरकार को भी और सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। अभी चुनाव हमारे करीब है, तो चुनाव का मुद्दा ये होना चाहिए कि बेरोजगारी, बेरोजगारी और अराजकता की, हम अपराधीकरण की जो बात करते हैं, राजनीति में भी अपराधीकरण है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। इस पे नजर रखने की जरूरत है कि इस पे इन चीजों को रोका हमको लगता रोका है जा अलग सके। से करने की जरूरत होगी। एक बिल्कुल समीक्षा की आवश्यकता है, और बिल्कुल हम करेंगे आवश्यकता। आने वाले दिनों में हम इन मुद्दों को भी लेकर के आएंगे, क्योंकि समीक्षा से, संवाद से बहुत सारी चीजों का समाधान होता है। तो हम संवाद करते हैं और हर दिन करते हैं, आप सबों से जुड़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार, हम सरकार से नहीं मांगेंगे, जब बच्चा अपना माँ बाप से नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा। तो सरकार हमारी, समाज से ही सरकार बनती है। तो समाज, हम और आप भी सरकार से यही हम चाहेंगे, उम्मीद करते हैं कि चुनाव आ रहा है तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे नजर रखने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। तभी हमारा जो इन तमाम वर्षों में जो कुछ कमियां रह गई है, वो तमाम सरकारें कुछ की है नहीं की है, वो भी एक देखने वाली बात है। लेकिन इसमें सुधार तभी होगा जो इन सारे मुद्दों पे जो हमने बात की है, समीक्षा की है, उस पे सख्ती से और गंभीरता से सरकार, समाज सभी मिलकर पालन करेगी। तभी हम एक सुखद भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।